हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आया हूँ ऑन डिमांड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ऑन डिमांड इसलिए क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर था मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा था और उस स्टूडेंट का नाम था नाम है प्रकाश कुमार मोदी। ठीक है, प्रकाश मोदी, जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, सब्सक्राइबर है। और राजस्थान बोर्ड में ये उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था। उन्होंने कहा था सर हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सॉल्यूशन मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे लगा ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना उसका पैटर्न बहुत ही अच्छा है, जो कि फाइनल एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसका सॉल्यूशन मुझे देना था, और क्योंकि मैं पार्टिकुलरली उसको ना देकर सबके लिए लेकर आया हूँ, तो आप भी लगातार देख सकते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस है जो राजस्थान बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है वो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर था और पूर्णांक था 70, जबकि फाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो 80 मार्क्स का होता है। फाइनल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है वो जल्दी ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में जो 4 खंड थे, सेक्शन अ ब स और द। पहला खंड जो है 1 नंबर का है, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसका मतलब टोटल हो गया 10 मार्क्स। ये हो गया ए। सेक्शन जो ब था बी, उसमें 2 नंबर के 9 क्वेश्चन है, यानी कि वो 18 मार्क्स का हो गया। सेक्शन नंबर सी, उसमें 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन है, ये हो गया 24 मार्क्स का। और लास्ट सेक्शन है लॉन्ग, जो 6 मार्क्स का है, जिसमें 3 क्वेश्चन ही होंगे 80। टोटल कितना हो गया 70, यानी कि 4 सेक्शन है। हर सेक्शन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेकिन ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। ठीक है ना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और टाइपिंग वाले ने थोड़ा गलत कर रखा है। थोड़ा और आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या अभिप्राय है। आंसर क्योंकि 1 नंबर का है तो 1 से 1.5 लाइन में, या जितना हो सकता है कम से कम शब्दों में देना है। तो आंसर होगा इसका अर्थशास्त्र की वही शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की केवल व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मांग का अर्थ बताइए। किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाने वाली मात्रा को मांग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अल्पकाल से क्या। अल्पकाल मतलब बहुत ही कम समय, 1 वर्ष से कम की वह अवधि को अल्पकाल कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार के टेक्निकल चेंजेस नहीं हो सकते। संप्राप्ति से क्या आशय है। संप्राप्ति को ध्यान में रखिएगा, हम आगम भी कहते हैं, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको रेवेन्यू। ठीक है, किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि को संप्राप्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जब सीमांत संप्राप्ति धनात्मक होती है तो मांग की कीमत लोच कैसी होती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर संप्राप्ति धनात्मक होती है तो यहाँ पर कीमत लोच अधिक लोचदार हो जाएगी। किस प्रकार के बाजार में फर्मी उद्योग होता है। द आंसर इज एकाधिकार बाजार में, क्योंकि एक ही फर्म होता है और अपने आप में ही वो पूरा उद्योग होता है। बैंक दर किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को विभिन्न प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देती है उसे बैंक दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, MPC 0.8 है तो गुणक का मान ज्ञात कीजिए। तो MPC इक्वल टू 0.8, और K निकालने का फार्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है ना, इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख सकते हैं K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है, अब MPC की जगह 0.8 रखा, 1 में से माइनस कर दिया, कितना आया 1 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास है 1/0.2, और पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे और 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा, यानी K इक्वल टू कितना आ गया 5। प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण दो। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है आयकर और संपत्ति कर। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। कुल व्यय तथा उधार छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर आगे बढ़ते सेक्शन बी, जो कि 2 नंबर का है और 9 क्वेश्चन होंगे इसमें। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ऊपर वाले की तरह। यहाँ पर थोड़ा 2 या 3 लाइन में आंसर देने होते हैं इसके। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं को लिखिए। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या में पहला है क्या उत्पादन किया जाए, जो कि चुनाव की समस्या है। कैसे उत्पादन किया जाए, तकनीक के चुनाव की समस्या है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, उत्पादन के समान वितरण की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 12, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा को रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए।
ध्यान में रखिएगा, उत्पादन संभावना वक्र वह वक्र है जो दिए हुए साधनों के अंतर्गत दो वस्तुओं की अधिकतम मात्राओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, अगर इसी को हम डायग्रामेटिक रूप में प्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया इसका टेबल और इसका डायग्राम। डायग्राम जहाँ पूछा जाता है जरूर बनाइएगा, ठीक है ना, पढ़ के जाइए, समझ के जाइए। उत्पादन संभावना वक्र का डायग्राम देखिएगा, इधर y के 0 से शुरू के x के 0 तक आ जाता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना है। स्थानापन्न वस्तु, ये पूरक, आपको पता है स्थानापन्न ऐसी वस्तु है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है, जबकि पूरक वस्तुएं वे वस्तु होती है जिनका प्रयोग एक ही कार्य के लिए एक साथ उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु की मांग के बीच की धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तुओं के अंतर्गत एक वस्तु की कीमत और दूसरे की मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। अब बात करते हैं उदाहरण की। स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण की बात करते हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी, या तो आप चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे। पूरक वस्तुओं की बात करते हैं, जैसे चाय और चीनी, बिना चीनी की चाय बनती नहीं है, दोनों का प्रयोग एक साथ होता है एक ही काम के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14, रेखाचित्र की सहायता से औसत और सीमांत उत्पाद में संबंध स्पष्ट कीजिए। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपी, और सीमांत उत्पाद को बोलते हैं एमपी। दोनों के बीच के रिलेशन को बताना है तो कैसे बताएंगे, देखिए। औसत उत्पाद तब तक बढ़ता है जब तक सीमांत उत्पाद कम होता है। सीमांत उत्पाद को उसके अधिकतम बिंदु पर काटता है, इसके बाद औसत उत्पाद घटने लगता है। इस अवस्था में ये सीमांत उत्पाद से भी अधिक होता है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर इसको ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करें, ये एमपी है। एमपी यहाँ पर तेज़ गति से बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता हुआ है, फिर एमपी गिरता हुआ है तो एपी भी नीचे गिरता हुआ होगा। ये दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है। क्वेश्चन नंबर 15, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को लिखिए। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, कीमत का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होती है और उत्पादकों के मध्य स्वतंत्र प्रतियोगिता चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर क्या है, आंसर है अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम रूप में प्रयोग होती है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उद्योगों के द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे चीनी का प्रयोग अगर घर में उपभोग के लिए चाय बनाने के लिए किया जाता है तो वह अंतिम वस्तु है। वहीं पर चीनी का प्रयोग मिठाई वाले ने मिठाई बनाने के लिए किया तो वह मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सरकारी बजट की मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो सरकारी बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तैयार की जाती है, यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। बजट में सरकार के अनुमानित आयों और व्ययों का विवरण लिखा जाता है और बजट का निर्धारण देश की सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2 नंबर में है तो 3 इनफ है। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्र बाजार में विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। द आंसर इज, स्वतंत्र बाजार में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति द्वारा होती है। जिस दर पर विदेशी विनिमय की मांग और पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। इसके डायग्राम में रूप में प्रेजेंट करें तो इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। योग विदेशी विनिमय की मांग और योग की पूर्ति, जिस बिंदु पर दोनों बराबर होते हैं वहीं पर विदेशी विनिमय दर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, भुगतान संतुलन की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो भुगतान संतुलन की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें सभी प्रकार के लेन देनों को शामिल किया जाता है, यानी कि चाहे दृश्य हो, अदृश्य हो, पूंजीगत हो, सभी प्रकार की चीज़ें आती हैं। ये देश के विश्व के साथ होने वाले सौदों का विवरण होता है, एक देश का शेष विश्व के साथ जो भी लेन देन होता है उसका विवरण होता है। भुगतान संतुलन का निर्माण एक निश्चित वित्तीय वर्ष के लिए की जाती है। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब होता है सेक्शन सी। ठीक है ना, लघु उत्तरीय। एक क्वेश्चन को 3 नंबर का होता है, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एक वस्तु की कीमत ₹10 है तो पूर्ति की इकाइयाँ 100 है। कीमत बढ़ जाती है तो पूर्ति भी बढ़ जा रही है, तो पूर्ति की कीमत रोज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसको कैलकुलेशन करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि कीमत जब 10 है तो पूर्ति कितनी हो रही, 100। कीमत बढ़ के 12 हो गई तो पूर्ति हो गई 120। तो हम फार्मूला क्या यूज़ करने वाले हैं, ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू कैसे आएगा,
डेल्टा क्यू आएगा 120 में से 100 को माइनस करेंगे 20, और डेल्टा पी आएगा 12 में से 10 को माइनस करेंगे 2, और उसको फार्मूले रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। इसका मतलब होता है पूर्ति की लोच इकाई है, इकाई लोचदार पूर्ति है, मतलब कि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है उसी के अनुपात में पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, 3 मार्क्स का ये, इतना करने के बाद 3 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, औसत संप्राप्ति दैट मीन्स AR, सीमांत संप्राप्ति और MR के संबंध को पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब एक ऐसी बाजार होता है जहाँ पर बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं, एक जैसी वस्तु का क्रय विक्रय होता है और उसकी कीमत भी एक जैसी होती है। तो थोड़ा देखिए किस तरह से समझ सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। बाजार में समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, सभी फर्में कीमत स्वीकारक होती है। ठीक है, अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति में एक दी हुई कीमत पर ही वस्तुओं को बेचा जा सकता है। इस दशा में वस्तु की एक इकाई की बिक्री से प्राप्त सीमांत आगम, इसकी ये जो सीमांत हो गई होती है ना, इसकी औसत आगम के बराबर होगी। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर AR और MR बराबर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, और ऐसे में AR और MR वक्र जो है दोनों एक ही बन जाते हैं। नहीं, एक ही वक्र होता है जो कि X अक्ष के समांतर बनता है। कुछ इस तरह से देखिए, ये जो बना हुआ है, ये जो कर्व बना हुआ है इसको बोलते हैं AR इक्वल टू MR कर्व। ये हो गया X एक्सिस, ये हो गया Y एक्सिस, ठीक है ना, ये हो गया 0। ध्यान में रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में औसताएं और सीमांताएं दोनों ही स्थिर रहते हैं और बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संतुलन कीमत की मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है या आय में कमी होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उसकी क्रय शक्ति, शक्ति लिखा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है ये बेटा, ध्यान में रखिएगा, क्षति नहीं, क्या ये शक्ति है, बढ़ जाती है। अतः सामान्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी और कीमतें भी बढ़ जाएंगी, जिस कारण मांग वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है। जब आय में वृद्धि होती है जो उसकी मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ने की तुलना में ये जो मांग वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ऊपर की ओर खिसकने का मतलब ये होता है वस्तु की कीमत में भी वृद्धि होगी। ठीक है ना, ये हो गया आय में परिवर्तन होने की दशा में। अगर आय में कमी होती है तो ऐसे में क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो मांग में कमी आएगी। ठीक है ना, यहाँ पर मांग लिखा हुआ है, तो मांग में कमी होगी, और मांग में कमी होने से वस्तु की कीमतें भी कम हो जाएंगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये नीचे की ओर गिरता हुआ रखी, ये अंदर है। ठीक है, ऐसे में मात्रा भी कम हो जाएगी। तो ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न समंकों की सहायता से राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। दिया क्या है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ये क्या है, ये है आपका GNP किया हुआ है, और हमें NNPFC निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, GNP से NNPFC निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं मूल्यह्रास माइनस करके। N और N सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। MP को FC में कन्वर्ट करना है तो अप्रत्यक्ष कर को घटाकर अनुदान को जोड़ दिया जाता है। अब सबकी वैल्यू को इस फार्मूले में रखिएगा, कैलकुलेट होकर आपका NNPFC आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट है तो डिस्कशन में जाइए, नेशनल इनकम का चैप्टर दे रखा होगा, वहाँ ओपन कीजिए, आपको कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह से मिल जाएंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध स्पष्ट कीजिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि MPC और MPS का टोटल इज 1। इसका कारण यह है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में वृद्धि और उपभोग में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करता है, जबकि सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में वृद्धि और बचत में वृद्धि के अनुपात को प्रकट करता है, और ये दोनों ही आय का भाग होती है। इस कारण से दोनों का टोटल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अर्थव्यवस्था में 2 सेक्टर मॉडल के आय निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अर्थव्यवस्था के 2 सेक्टर मॉडल में केवल 2 क्षेत्र होते हैं, काल लिखा हुआ, सॉरी ये केवल होगा, केवल 2 क्षेत्र होते हैं, घरेलू क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। तो घरेलू क्षेत्र क्या होता है, घरेलू क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को उत्पादन के कार्य
सेवाएं प्रदान करती हैं। उत्पादन के कारक क्षेत्र मतलब कारक सेवा मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी आदि। और उत्पादक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवा को उपभोग करता है, जबकि उत्पादक क्षेत्र क्या करता है, यह क्षेत्र अंतिम वस्तु और सेवा को उत्पादन करता है। ये उत्पादन के कारकों को सेवा जैसे श्रम, पूंजी आदि का प्रयोग करता है। देखिए जैसे कि ग्राफ में शो है, परिवारों से व्यावसायिक फर्म को क्या जा रहा है, पूंजी, श्रम, भूमि, पूंजी। बदले में ये वस्तु और सेवाओं को प्रोवाइड करते हैं परिवार को। परिवार इनका प्रयोग करने के बदले उपभोग व्यय करते हैं और व्यावसायिक व्यय साधनों के बदले में मजदूरी, लगान और ब्याज का भुगतान करते हैं। इसको बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्व या पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। राजस्व और पूंजीगत, सबसे पहले राजस्व व्यय की बात करते हैं। राजस्व व्यय सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्वों की स्थिति को प्रभावित नहीं करती है, जबकि पूंजीगत व्यय वो व्यय होती है जो सरकार की दायित्वों या परिसंपत्तियों की स्थिति को प्रभावित करती है। इसमें संपत्तियां बढ़ती है या फिर दायित्व कम हो जाती हैं, जबकि राजस्व व्यय के अंतर्गत या तो संपत्तियों देनदारों में कोई कमी नहीं या वृद्धि नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2, राजस्व व्यय आर्थिक सहायता तथा सुरक्षा के लिए किया गया व्यय होता है, अधिकतर लोक कल्याण के लिए किया जाता है, जबकि पूंजीगत व्यय से जीडीपी समृद्धि पर ध्यान दिया जाता है। सरकार द्वारा उच्च राजस्व व्यय लोगों की निर्धनता को प्रकट करता है। अगर सरकार ने ज़्यादा राजस्व किया तो देश गरीब है, और सरकार द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय अर्थव्यवस्था में निजी निवेश की अभाव को प्रकट करता है। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 27, भुगतान संतुलन एवं व्यापार संतुलन में भेद कीजिए। भुगतान संतुलन को अदायगी संतुलन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, कहीं पर आ जाता है, आप कंफ्यूज ना हो। अदायगी तो भुगतान संतुलन और व्यापार शेष में संतुलन देखिए पॉइंट टू पॉइंट गिवन है। ये चालू खाते और पूंजी खाते दोनों के लेन देनों को रिकॉर्ड करता है, जबकि व्यापार खाते में केवल और केवल पूंजी खाते लेन देनों को, और इसमें पूंजी खाते के लेन देनों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, केवल जो है चालू खाते के लेन देन को आता है। भुगतान शेष के अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक सौदों का विवरण शामिल होता है। व्यापार शेष के अंतर्गत केवल दृश्य वस्तुओं की आयात निर्यात के लेन देनों को शामिल किया जाता है। तीसरा पॉइंट है, भुगतान शेष सदैव संतुलित होता है, जबकि व्यापार शेष धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। 3 नंबर का 3 पॉइंट इनफ है। अब बात करते हैं सेक्शन डी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। 3 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल भी होंगे इसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन दे रखे, किसी एक को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब इसको रीड करना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना, तो इसलिए जल्दी से जल्दी इसके क्वेश्चंस को मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर कितना लिखना है, ताकि एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का है। इसका आंसर ध्यान में रखिएगा, कोई 6 मार्क्स का होता है आंसर हमेशा 100 से लेके 150 की वर्ड्स के बीच में आप लिखने की कोशिश करेंगे, और आपकी एग्ज़ाम कॉपी के अकॉर्डिंग कम से कम 1 से 1.5 पेज, उससे ज़्यादा नहीं, और उससे कम 1 पेज से कम तो लिखना ही नहीं है आपको। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 28। 2 क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल देखिए। पहला इसमें मांग वक्र में शिफ्ट तथा मांग वक्र की दिशा में गति को रेखाचित्र की सहायता से स्पष्ट करना है आपको। तो मांग वक्र में शिफ्ट में कहते हैं मांग वक्र का खिसकाव, और मांग वक्र की दिशा में तो मांग वक्र का संचलन, दोनों को डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मांग वक्र में शिफ्ट की। मांग वक्र में शिफ्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है मांग में वृद्धि, दूसरा होता है मांग में कमी। पहले मांग में वृद्धि, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में उसकी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। अन्य कारक मतलब जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई, पूरक वस्तुओं की कीमतों में कमी आ गई। इस प्रकार से अगर अन्य कारकों के कारण जो है वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि कहते हैं। सॉरी थोड़ा सा, तो मांग में वृद्धि मतलब जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में उसकी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों के कारण परिवर्तन होता है। कीमत के अतिरिक्त मतलब जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होना, ठीक है, स्थापन वस्तु की कीमतों में वृद्धि होना, कोई भी दूसरा कारण हो जाता है कीमत को छोड़ के। तो ऐसे में उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। वस्तु की जब मांग बढ़ जाती है तो ध्यान में रखिएगा, तो ऐसे में जो कीमत में तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, केवल उसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है, ये आगे की ओर बढ़। ऐसे में जो मांग वक्र पहले था वो आगे की ओर खिसक जाता है। आगे की ओर खिसकने मतलब होता है कि जो डी था वो डी बन हो जाता है, इसी को बोलते हैं मांग में वृद्धि। जबकि इसके ऑपोजिट होता है मांग में कमी। मांग में कमी कब होता है, जब कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में कमी होती है। तो ऐसे में उस वस्तु की जो मांग में कमी होती है, तो मांग वक्र जो होता है वो यहाँ से नीचे की ओर खिसक जाता है, यानी कि जो
मांग की मात्रा है उसमें कमी हो जाती है, कीमत में कोई कमी नहीं होती, तो इसी मांग में कमी कहते हैं। उसके बाद होता है मांग वक्र की दिशा में परिवर्तन, जिसको मांग वक्र का संचलन होता है। मांग का विस्तार है पहले, क्योंकि मांग के दिशा में परिवर्तन तब होता है जब केवल कीमत में परिवर्तन होता है। तो ऐसे में दो प्रकार का होता है, एक होता है मांग का विस्तार, अन्य बातें समान रहने पर जब केवल कीमत में होने वाली कमी में से वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है तो मांग का संचलन नीचे की ओर होता है, ऐसे नीचे की ओर मांग, क्योंकि यहाँ पर कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे में मांग की मात्रा में भी परिवर्तन हो रहा है। तो वक्र एक ही रहता है, लेकिन ये ऊपर से पॉइंट होके कहाँ बन जाता है, नीचे आगे की ओर खिसक जाता है, तो इसे मांग का विस्तार कहते हैं। दूसरी ओर मांग का संकुचन, मांग का संकुचन मतलब कीमत में होने वाले वृद्धि के कारण उसकी कम मात्रा खरीदी जाती है। इसका मतलब जो कीमत है और ये मात्रा है, अब मात्रा कम हो जाएगी और कीमत उसकी बढ़ जाएगी, इसको मांग का संकुचन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का 28 का सेकंड है, अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता के इष्टतम चयन को स्पष्ट कीजिए। मतलब अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को शो करना है आपको। तो सबसे पहले तो उसका अर्थ बताइए, उपभोक्ता के संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जब उपभोक्ता को सबसे अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है और दी गई कीमतों और उसकी दी गई आय में वो कोई बदलाव नहीं करना चाहता है। अधिकतम संतुष्टि के बिंदु को अनधिमान मानचित्र या बजट दोनों के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे, पूरा डिटेल लिखा है मैंने। उदासीनता वक्र द्वारा उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करने की दो प्रमुख शर्तें हैं। पहला, कीमत रेखा उदासीनता वक्र को स्पष्ट करता हुआ होना चाहिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में दे रखा है, जिस बिंदु पर MRS XY इक्वल टू कीमतों का अनुपात बराबर होता है, इसका मतलब ये होगा कि MRS XY इक्वल टू PX/Y होता है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट होता है, उस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलित होता है। या फिर इसका दूसरा पॉइंट है MRS लगातार गिरती हुई होनी चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता के संतुलन की दूसरी शर्त है कि MRS संतुलन बिंदु पर गिरती होनी चाहिए। इसका अर्थ है संतुलन बिंदु पर आमदनी वक्र मूल बिंदु पर उन्नत दर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो है वो बढ़ता हुआ ऊपर चढ़ रहा है, जबकि यहाँ पर जो है गिरता हुआ, ना कि पॉइंट ई जो स्टेबल है छू भी रहा है और उसके बाद ये दोबारा टच नहीं कर रहा, तो इस बिंदु को हम जो है संतुलन का बिंदु मानेंगे, के को नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, ये क्यों लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम बताता है कि किसी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करने और अन्य साधनों में स्थिर रखने से उत्पादन की घटती दर में वृद्धि होती है। तो स्टिगलर के अनुसार उत्पत्ति के अन्य साधनों की इकाइयों को स्थिर रखकर किसी एक साधन की इकाइयों की मात्रा में वृद्धि की जाए तो एक सीमा के पश्चात उसकी इकाई से प्राप्त होने वाली उपज भी घटने लगती है। इस नियम के अंतर्गत क्या होता है कि इस नियम के अंतर्गत परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों में वृद्धि करने से कुल उत्पादन में पहले घटती दर से वृद्धि होती है, यानी कि MP बढ़ती है, फिर स्थिर हो जाती है, यहाँ पर MP घटती है और शून्य हो जाती है, अंत में कुल उत्पादन घटने लगती है और MP ऋणात्मक हो जाती है। इसके अंतर्गत उत्पादन की 3 प्रमुख स्थितियाँ होती हैं। कौन कौन सी, देखिए पहली स्थिति तो यहाँ पर है, ये जब कुल उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर MP भी बढ़ रहा होता है। ठीक है ना, फर्स्ट जब MP 3 से 0 है, जहाँ पर ये घट रहा होता है सेकेंड स्टेज, और थर्ड स्टेज है जब MP क्या होता है, घट रहा होता है। ये ऐसी स्थिति में कुल उत्पादन में भी कमी होने लगती है। इसी को जब डायग्रामेटिक रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये MP है, ये AP है और ये TP है। ठीक है, जब MP माइनस में होता है तब TP मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसको डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्या है, राष्ट्रीय की बुनियादी अवधारणाओं को समझाइए। राष्ट्रीय क्या होता है आपको पता ही है, एक देश की घरेलू सीमा में रहने वाले सभी सामान्य निवासी द्वारा अर्जित सभी साधन आयों। ठीक है ना, ये 10 मार्क्स का नहीं है, सॉरी 6 मार्क्स का है। उस साधन आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की बुनियादी अवधारणाएं जो होती है, 8 प्रमुख अवधारणाएं, उनके बारे में बताना है आपको। ठीक है ना, बाजार कीमत सकल घरेलू उत्पाद, देखिए इसके बारे में दे रखा है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP/MP, बाजार कीमत शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP/NP, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद GDP/MP, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP/FC, और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP/FC, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP/FC,
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको राष्ट्रीय भी कहते हैं, NNP-FC। ये 8 अवधारणाएं होती हैं जिनके बारे में आपको लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। व्यावसायिक बैंकिंग के कार्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और सामाजिक कार्य। पहला है सामाजिक कार्य। व्यापारिक बैंकों की प्राथमिक कार्य है जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख का निर्माण करना। जिसमें फर्स्ट अगर पढ़ते हैं जमा स्वीकार करना, प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों से उनकी जमाओं को स्वीकार करती हैं। ये जमा 4 प्रकार के खातों में स्वीकार की जाती हैं, बचत जमा खाता, चालू जमा खाता, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। दूसरा कार्य है ऋण देना। बैंकों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ऋण देना होता है। प्रत्येक व्यापारी अपने ग्राहकों के मांगने पर उन्हें ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और ये ऋण कई प्रकार के हो सकता है, जैसे नगद साख के रूप में, बैंक अधिविकर्ष के रूप में, अग्रिम के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों के विनिमय के रूप में, बिलों के कटौती के रूप में। और तीसरा कार्य है साख निर्माण। आज के डेट में प्रत्येक व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य साख निर्माण होता है, जो कि अपनी प्रारंभिक जमा के आधार पर उधार देकर निर्माण करती है। उसके बाद सेकंड कार्य है द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, एजेंसी संबंधी कार्य और सामान्य उपयोगिता के कार्य। एजेंसी संबंधी कार्य क्या क्या है, जैसे साख पत्रों के भुगतान करना या संग्रह करना, ग्राहकों के आदेश पर उसके बिलों का भुगतान करना या संग्रह करना, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, धन का स्थानांतरण करना, ट्रस्ट आदि का कार्य करना। सामान्य उपयोगिता के कार्य कौन से हैं, लॉकर की सुविधा प्रदान करना, यात्री चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करना, वस्तुओं के वाहन में सहायता प्रदान करना। ये वाहन नहीं है बेटा, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ये वाहन। ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना। तीसरा है व्यापारिक बैंकों के सामाजिक कार्य। एक सामाजिक कार्य में क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में पूंजी उत्पादकता में वृद्धि की सहायता प्रदान करना, मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, पूंजी निर्माण में गति प्रदान करना, रोजगार में वृद्धि करना और सरकार के विभिन्न प्रकार की सहायता करना। ठीक है। अब लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण है, समझाइए। मौद्रिक नीति, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहा जाता है, इसके प्रमुख जो उपकरण है उसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक परिमाणात्मक है, दूसरा है गुणात्मक। तो परिमाणात्मक में क्या है, बैंक दर नीति। वह नीति या वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक सदस्य बैंक को प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनः कटौती करता है और उन्हें ऋण देता है, व्यापारिक बैंक कहते हैं, उनको बैंक दर कहते हैं। दूसरा है खुले बाजार क्रियाएं। साख नियंत्रण में खुले बाजार की क्रियाओं का अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी तथा निजी संस्थानों की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से होता है। नगद कोष अनुपात, जिसको CRR बोलते हैं शॉर्टकट में, देश के प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत कानूनी रूप से केंद्रीय बैंक के पास नगद कोष के रूप में जमा करना पड़ता है। इसे नगद कोष अनुपात कहते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात, प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित तरल रूप में अपने पास जमा रखनी पड़ती है, खुद के पास। CRR केंद्रीय बैंक के पास होता है, SLR खुद के पास होता है, उसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। रेपो रेट, जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट, जिस दर पर व्यापारिक बैंक अपने अधिक जमा राशि को अल्पकालिक के लिए केंद्रीय बैंक के पास जमा रखती हैं, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। दूसरा यहाँ पर है गुणात्मक साख नियंत्रण। इसके अंतर्गत पहला है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। इस रीति का प्रयोग साधारणतः उस साख के नियंत्रण हेतु किया जाता है जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो सट्टा के लिए दिए जाते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के सट्टे के कार्यों के लिए प्रतिभूतियों की जमानत पर दी जाने वाले ऋण की सीमा निर्धारित करता है। फिर है साख की राशनिंग। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के ऋण देने की जो सीमा है वो निर्धारित कर सकता है। यह साख के कोटों को नियंत्रित करता है, कौन कितना ऋण दे सकता है, कितना दे सकता है, वो नियंत्रित करता है और इसी को साख की राशनिंग के नाम से जानते हैं। और C यानी कि लास्ट फंक्शन है प्रत्यक्ष कार्रवाई। जब भी कोई व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के आदेशों को या उसके नीतियों को सही रूप से नहीं मानता है, उसको अनुरूप कार्य नहीं करता है, ठीक है ना, तो उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाती है, जैसे जुर्माना लगाना, लाइसेंस को रद्द करना आदि। तो ये हो गया आपके अर्धवार्षिक का बेटा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसमें,
जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्द ही मैं आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए भी एक मॉडल पेपर लेके आऊँगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है लिए जाएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा कि जल्दी से आपको जैसे ही मिल जाए उसका अपलोड हो जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स को जो कि अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।